हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर का जो अपवाह है उसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आज हमने पिछले वीडियो में इसका पाठ परिचय पढ़ा था, आज प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। 4 विकल्प दिया गया है, उसका सही उत्तर चुनना है, चूज करना है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? मतलब कौन सा शाखा है इसमें से जो अपवाह प्रतिरूप को दर्शाता है? तो कौन सा है इसमें? देखिए आप लोग का सब बना है। तो इसका केंद्र भी मुख जो है इसका अपवाह प्रतिरूप है। दूसरा प्रश्न है, वलुड़ झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वलुड़ झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वलुड़ झील जो है वो आपका हो गया जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसमें? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से। कहाँ से है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवणीय झील कौन सा है इसमें? सांभर जो है सो लवणीय झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसमें कौन सा नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपका किधर गया? कृष्णा। क्या है? कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? भ्रांस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपका भ्रांस घाटी से होकर तापी नदी बहती है। आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर किसमें देना है? संक्षेप में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जल विभाजक का अर्थ है। एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का क्या अर्थ है उसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे, कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। जो कोई उच्च भूमि, एक आप लोग का फिगर दिया गया था बुक में, ऐसे करके था, और यहाँ पे ऊंचा था। क्या था? ऊंचा था। और यहाँ पे नीचे था। यहाँ पे दोनों साइड से निकला था, नदियां आई थी और बीच में नदियां बही थी। तो ये जो अपवाह द्रोणी हुआ, ये जो बीच में जो इसको वर्गीकरण किया, 2 भागों में बांटा। ठीक है, जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे विभाजक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विभाजक। उदाहरण, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक। उदाहरण के लिए क्या है? सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का विभाजक। अम्बला इसके जल विभाजक पर स्थित है, और अम्बला जो है इसके जल विभाजक पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत का जो सबसे बड़ा विशाल द्रोणी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी की द्रोणी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, भारत में सबसे बड़ी है। तो किसका है? गंगा नदी का। कितना है? 2500। तीसरा प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियों कहाँ से निकलती है? सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिण ढाल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय की दक्षिण ढाल पर स्थित है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, गंगा की 2 मुख्य धाराओं का नाम लिखिए। गंगा का 2 मुख्य धारा जो है उसका नाम लिखा है। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, और ये कहाँ पे एक दूसरे से क्या होती है? मिल जाती है, और किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। तो आइए देखते हैं।
गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथ और अलकनंदा है। जो भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी है, ये दो है। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान से एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहां से? उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान से। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के में कम गाद क्यों है? लंबी नदी होने के कारण भी ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद क्यों है? गाद मतलब उसके जो रहता है नदी के बीच, नदी के अंदर, उसे वो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपो। तथा तिब्बत में ऐसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है। और कितना? बहुत सारा कम पानी इसको प्राप्त होता है। इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाई जाती है। और यही कारण से तिब्बत के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कम गाद। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। और ये जब प्रवेश करता है तो ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां बहुत अधिक वर्षा होता है। यही नहीं, यह नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है और यह नदी बहुत ज़्यादा पानी लेकर जाता है। इसी कारण इसमें गाद की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा और शुष्क है। इसीलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद कम पाई जाती है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके पहले वह किस प्रकार का आकृतियों का निर्माण करता है? तो देखिए, नर्मदा एवं ताप नदियां दो ऐसी नदियां जो गर्त से होकर बहती है तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों और तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। नदी और झील का कुछ आर्थिक महत्व को बताना है। नदी एवं झील नदी के बहाव को नियंत्रित करती है। नदी और झील जो है, नदियां और झीलें नदी का बहाव को नियंत्रित करता रोकता है। ये अतिवृष्टि के बाद बाढ़ को रोकती है। ये बड़ा होने के बाद ये क्या किसको रोकती है? बाढ़ को। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती है और ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये पानी के बहाव को बनाए रखता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन के लिए। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती है। क्या करती है? मृदु, बहुत नमी वाला बनाती है तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। और जलीय परितंत्र का संतुलन जो ये बनाए रखती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। ये प्रकृति का सौंदर्य जो है, खूबसूरत जो बढ़ाने में क्या करती है? वृद्धि करती है, बढ़ाती है तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। और पर्यटन जो घूमने वहाँ जाते हैं उसका ज़्यादा मात्रा में विकास करना और मनोरंजन करना इसका काम है। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए, इन्हें प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित में बांटिए। कुछ नाम दिया गया है आपको प्राकृतिक और मानवीय, इसका उसको बांटना है। तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए क्या है प्राकृतिक झील में, क्या है? उलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकाट। और मानव निर्मित झील में गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन, हीराकुंड। ये मानव निर्मित इतना है और इतना प्राकृतिक निर्मित झील है। दूसरा है, चौथा है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट। तो क्या है? देखिए, हिमालय नदियों में अधिकतर हिमालय नदियां 12मासी है, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ पिघलने से पानी भरा प्राप्त होता रहता है। ठीक है। और इसमें प्रायद्वीपीय में क्या है? अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। मतलब इसमें समझें, हिमालय नदी में पानी सूखता नहीं है और इसमें पानी सूख भी जाता है। दूसरा है, हिमालय नदी का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। इस जहाँ से निकलता है और समुद्र में जहाँ तक मिलता है उसका जो मार्ग है, रास्ता है, बहुत लंबा है।
प्रायद्वीपीय नदियों का उसके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग वो छोटा तथा छिलछिला होता है। अब प्रायद्वीपीय नदी का छोटा होता है, जैसे ये वाला जो है आपका मेन नदी है, तो इधर से बहता हुआ आया इसमें मिल गया, इधर से बहता हुआ इधर मिल गया, इसमें आया इसमें मिल गया, इसमें आया इसमें मिल गया, तो छिलछिला और छोटा नदी रहता है, उसके बाद ये जाके समुद्र में मिलता है। ठीक है। तीसरा, हिमालय नदी का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। हिमालय नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है? पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। और क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत का जो है अधिकतर नदी जो है वो पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। किधर बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। चौथा, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर के समतल मैदानों, और सिंचाई, खेतीबाड़ी और जहाँ जरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैदानों के लिए निकलता है, मैदानों से, समतल मैदानों से निकलता है, जिसके कारण सिंचाई, खेतीबाड़ी के लिए बहुत सुविधाजनक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वे ना तो जहजरानी के लिए और ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ये चट्टानी क्षेत्रों से बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई तरह का फसल नहीं लगाया जा सकता है। पांचवा है, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है? विशाल डेल्टा। अब पांचवा इसमें है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? छोटे डेल्टा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहता है उसका तुलना करना है। उत्तर है, पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर क्या है? सो देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। दूसरा है, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नदियाँ अरब सागर में जाकर मिलती है। फिर इन नदियों का अपवाह विकसित एवं विकसित एक आकार में बड़ा है, और इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, उनकी सहायक नदियाँ आकार में छोटी है। चौथा, ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बनती। अब चौथा है इसमें, ये नदियाँ गार्त में होकर बहती है। मतलब गार्त मतलब समझ गए ना, ये जो पहाड़ियों के बीच में जो गार्त बन जाता है, पानी में जीते जीते जो नाला टाइप में बड़ा नाला जैसे बन जाता है, उसको गार्त बोलते हैं। पांचवा है, ये नदियाँ पूर्व तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती है, और ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। छठा प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब किसी देश का अगर अर्थव्यवस्था जो डिपेंड करता है नदियों पे, वो महत्वपूर्ण क्यों है? तो नदियों किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु जो नदियाँ महत्ता के प्रदर्शित करते हुए नीचे दिए गए हैं। क्यों है, नहीं है, सो वो नीचे दिया गया है। ठीक है। पहला है, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है, जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं जीवन के लिए आवश्यक है। नदियों से क्या मिलता है? ताज़ा और मीठा पानी मिलता है, जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? दूसरा है, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है। क्या करती है? नई मृदा, जलोढ़ मृदा लाती है, उसे खेती योग्य बनाता है, जिससे बिना अधिक महत्व के इस खेती को किया जा सकता है। अब बिना किसी महत्व के इस खेती को किया जा सकता है। तीसरा, नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासी को आकर्षित किया है। किसको आकर्षित किया है? आदिवासी को। ये बस्तियां कालांतर बड़े शहर बन गए हैं, और ये बस्तियां क्या हो गए हैं? बड़े शहर बन गए हैं। चौथा, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती है। ये जल के बहाव को नियंत्रित करता है। पांचवा, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। और क्या करती है? भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहना बनाए रखती है, और ये शुष्क मौसम के समय पानी को एक समान बहने में बनाए रखती है। सातवां है, इसकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जा सकती है, और इसमें जल के थ्रू जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। ये आसपास के वातावरण को मृदा बना देती है, और ये आसपास के वातावरण को क्या बनाती है? मृदा बना देती है। नौवां, ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती है। किसको बनाए रखती है? जलीय परितंत्र को। दसवां, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। किसमें करती है? प्राकृतिक सौंदर्य में। ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। किसमें? पर्यटन विकास में। और मनोरंजन करती है। क्या करती है? मनोरंजन। तो आप लोग का एक मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र में बताया गया, दर्शाया गया सबका। तो आप लोग का इतना ही, क्लास आज समाप्त होता है, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में MCQ प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर का।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आप लोग इतना कीजिए और आपके लिए और सारा वीडियो, नया नया वीडियो लाते जाएंगे। आपके बुक से इतना एमसीक्यू करवाएंगे, इतना प्रश्नोत्तर करवाएंगे कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ के आप नहीं आएंगे क्वेश्चन। और आपका इतना गारंटी है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।